स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 12th का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और सिर्फ प्रिंसिपल पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल, ये वर्ड सुन के आपको क्या समझ में आता है या कुछ दिमाग में कुछ क्लिक होता है? रूल्स ऐसा कुछ? हाँ, तो जैसे कि हर जगह पे रूल्स होते ही है, चाहे वो हमारे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में हो, हर जगह पे रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स क्या होते हैं? ये रूल्स हम क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि ये रूल बनाए ही जाते हैं कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपना काम करना है, किस तरह से अपने डिसीजन लेने होते हैं, इसलिए ये रूल्स बनाए जाते हैं। स्कूल में स्टूडेंट को किस तरह से करना है सारे चीज़ें, इसलिए उस स्टूडेंट्स के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। घर पे फैमिली मेंबर्स के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि एक फैमिली है, सपोज एक फैमिली है, उनका एक रूल है कि रात के 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं जा सकता। ये उनके घर का रूल है। अब ये हर फैमिली मेंबर फॉलो करेगा। क्यों? अगर इसमें से किसी भी एक फैमिली मेंबर ने फॉलो नहीं किया तो उनके घर में डिस्प्यूट होंगे या फिर मतलब बातें होंगी, झगड़े होंगे। लेकिन ये रूल्स क्यों हैं? ये रूल्स क्या बता रहे हो उन मेंबर को कि तुम इसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ जियोगे, तुम इसके अकॉर्डिंग ही अपने डिसीजन लोगे, तुम इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करोगे कि तुमको कितने बजे तक घर में आना है, कितने बजे तक बाहर रहना है। अगर तुम इस रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर मतलब घर में या तो झगड़े होंगे या तो तुम्हें डांटेंगे या फिर कुछ ऐसा होगा। तो हर फैमिली के अलग अलग रूल होते। ये जरूरी नहीं कि इस फैमिली में 7 बजे के बाद बाहर जाना मना है तो दूसरे फैमिली में भी होगा, नहीं। हर फैमिली के अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, उनको किस तरह से जीना है, किस तरह से अपने आप को डेवलप करना है, वो सारे वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो वो जो रूल्स है वो उन्हें अपनी लाइफ को बेटर बनाने, लाइफ को अपनी लाइफ को उस रूल्स के अकॉर्डिंग जीने की राह दिखाते हैं। सेम ऐसा होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? ये जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, ये भी मैनेजर को एक राह दिखाते हैं, एक गाइडलाइन देते हैं कि उनको अपना बिजनेस कैसे चलाना है, उसे कैसे बिहेव करना है, उसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिसीजन लेने हैं, किस तरह से इन प्रिंसिपल को अप्लाई करके अपना गोल अचीव करना है। तो ये भी मैनेजर के लिए गाइडलाइन है। अगर मैनेजर इसे फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? क्या हो सकता है? या तो लॉस होगा या तो फिर उसके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा बराबर। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल को फॉलो ना करे, क्योंकि ये हर जगह पे होते हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है और कैसा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ते पहले। डियर फ्रेंड्स, in 11th standard we have studied that management is everywhere। मतलब आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी रीड कर लिया है कि मैनेजमेंट हर जगह होता है। अभी भी मैंने बताई कि प्रिंसिपल तो होते ही है, मैनेजमेंट भी होता है। कैसे? स्कूल का मैनेजमेंट होता है, कॉलेज का मैनेजमेंट होता है, कोई किराना स्टोर होगा तो उसका भी अपना मैनेजमेंट होगा कि उसको कब अपना राशन पूरा फिल करना है और कौन कौन सी चीज़ें लानी, उनका अपना अलग मैनेजमेंट होगा। अपने घर का भी एक मैनेजमेंट होता है कि हमें कब अपना राशन फिल करना है, मंथली करना है, वीकली करना है, कौन सी सब्जी बनेगी मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे, ये सब भी फैमिली का भी मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट हर जगह होता है। इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इवन इन सोशल लाइफ। मीन्स ये किसी भी टाइप के बिजनेस में होगा, किसी भी टाइप। सपोज एक सिरेमिक का बिजनेस है, एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, दोनों बिजनेस अलग अलग है, लेकिन इनके अंदर भी मैनेजमेंट हो गई। और एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जो प्रॉफिट के लिए नहीं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी मैनेजमेंट होगा। सपोज एक एनजीओ है, वो ऑफन चिल्ड्रंस के लिए काम करती है, उनके लिए करती है, तो उनके यहाँ पे भी मैनेजमेंट होगा कि किस तरह से वो काम करे या कैसे उसको फॉलो करे। तो वहाँ पे भी उनका मैनेजमेंट होता ही है। इवन इन सोशल लाइफ, हमारी खुद की सोशल लाइफ में भी होता है। तो एक एग्जांपल दे देती हूँ। ऐसे सपोज आपके किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। अब आपको पता है कि आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है,
तो आप वहाँ पे जाने के लिए आप पहले ये सोचोगे आप क्या पहनोगे, फिर वहाँ पे कैसे जाओगे, बाय बस जाओगे, बाय 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 ट्रेन जाओगे, बाय कार जाओगे, बाय वॉकिंग जाओगे, उसके लिए क्या गिफ्ट लोगे, ये सब जो आप कर रहे हो ये सब भी एक मैनेजमेंट ही है जो आप अपने अंदर ही अंदर कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं, लेकिन एक मैनेजमेंट ही है। तो मैनेजमेंट हर जगह होता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है और ये हर जगह होता ही है, चाहे हमें इसके बारे में पता हो ना हो। मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट्स ऑफ गोल। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ गोल। हमें गोल अचीव करने हैं, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट। अगर हम सही तरह से मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे, सही तरीके से काम ही नहीं करेंगे, तो हम कभी भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल लेती हूँ, सब कैसे बोलते हैं, अगर हमारी एग्जाम्स आती है, बोर्ड एग्जाम आती है स्टूडेंट की, तो सब कैसे बोलते हैं, टाइम टेबल बनाओ, कुछ रूल्स बनाओ, उसको फॉलो करो। क्यों बनाओ, ये जो रूल्स बनाते हैं, जो टाइम टेबल बनाते हैं, ये सब किस में आता है, सब मैनेजमेंट में ही आता है। तो किसी भी चीज को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टूडेंट जो रहता है वो बनाता है टाइम टेबल, उसे फॉलो करता है, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता है, उसे सही तरीके से मैनेज करता है कि कितने आवर से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से डे पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो पूरा मैनेज करता है, पूरा मैनेजमेंट जो हो उसका, तब जाके वो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होता है और अपना गोल अचीव कर पाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है ना वो की है सक्सेस की, ताकि वो गोल अचीव कर पाए। ठीक है। मैनेजमेंट इज कंसीडर एज वन of the required source of business organization like machines, material and money। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैनेजमेंट है ना, मशीन, मटेरियल और मनी, इनकी तरह ही एक सोर्सेज कंसीडर होता है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक पर्सन है, उसको आपने मशीन भी दे दिया, मटेरियल भी दे दिया, मनी भी दे दिया ताकि वो और कुछ बाय कर ले, और साथ में आपने उसको लेबर्स भी दे दिए। अब वो इन सब चीज का क्या करेगा? अगर उसके पास मैनेजमेंट स्किल ही नहीं होगी, मैनेजमेंट का नॉलेज ही नहीं होगा, अगर उसको ये सब यूज करना ही नहीं आ सकता, उसको ये सब का बेनिफिट लेना ही नहीं आता, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें नहीं होगी, अगर मैनेजमेंट उसको आएगा तो वो सब चीजों का यूज करना अपने आप कर लेगा, इस चीजें कैसे आनी है इसका भी वो मैनेज कर लेगा। इसलिए मैनेजमेंट को एक सोर्सेस कंसीडर करते हैं। और एक एक एग्जांपल देते हैं, एक पर्सन है, उसके पास में तो मनी है, मशीन्स है, लेकिन मटेरियल नहीं है। तो मनी से वो लिमिटेड कॉस्ट में वो मटेरियल लाएगा, अपनी मैनेजर स्किल को यूज करेगा और मैनेज करेगा, ताकि वो कम से कम कॉस्ट में अच्छा आउटपुट निकाल पाए, अगर उसके पास मैनेजमेंट स्किल होगी तो। इसलिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको एक सोर्सेस की तरह कंसीडर किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। For establishing coordination between all other sources of organization, one need to know about management। वही है कि जो सारे सोर्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सबका बराबर तरीके से अच्छी तरह से यूज करने के लिए मैनेजमेंट के बारे में वो पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए। अदरवाइज उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन का एग्जांपल दी कि उसके पास सब है लेकिन मैनेजमेंट स्किल नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते। देयरफॉर इट इज ऑब्जर्व दैट इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोइंग रैपिडली। वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट मैनेजमेंट थियरीज एज पर देयर फील्ड ऑब्जर्वेशन एज अ सिस्टमैटिक स्टडीज। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है? ये वेरियस मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे डिफरेंट टाइप के बिजनेस होंगे, अगर डिफरेंट टाइप के बिजनेस होंगे तो डिफरेंट टाइप का मैनेजमेंट होगा, यानी वेरियस मैनेजमेंट। और जो मैनेजर होंगे उनकी सोच भी अलग होगी, और जो उनकी थ्योरीज होगी, जो टेक्निक्स होगी, जो यूज करेंगे वो भी डिफरेंट होगी अदर। एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक ए बिजनेस है और एक बी बिजनेस है। इसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, इसका सेरेमिक का बिजनेस है। ठीक है। अब जो ये ए है,
इसका जो मैनेजर है वो टेक्सटाइल के बारे में ही इसको नॉलेज होगा, टेक्सटाइल के बारे में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, उसने किस तरह से उसे टैकल किया, उसके किस तरह से टेक्निक यूज की, किस तरह से उसने अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप की, उसके इस मैनेजर को सब अपने टेक्सटाइल के बारे में पता होगा। और जो बी बिजनेस है इसे सब अपने सिरेमिक के बारे में पता होगा कि क्या प्रॉब्लम आए, उसे कैसे टैकल करना है, उसके लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे स्ट्रेटेजीज बनानी है, कैसे कौन से सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, इसे सब पता होगा अपने इस बिजनेस। तो ये दोनों मैनेजर, दोनों बिजनेस है लेकिन दोनों का टाइप अलग है, दोनों की अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही सोच है। तो जो इनकी टेक्निक्स होंगी, जो थियरीज होंगी, ये भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है। और जैसे अभी इसमें दिया, देर आर वेरियस प्रिंसिपल थियरीज टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट विच गिव रिजल्ट इन सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन क्या होगा, भाई आपने बोला कि ये ए का बिजनेस अलग है, बी का बिजनेस अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटजीज और थेरीज यूज करते होंगे लेकिन इनका गोल सेम डायरेक्शन कहते हैं। अब जो ए है इसका मेन एम क्या है, गोल अचीव करना, बी है इसका मेन क्या है, गोल अचीव करना। ठीक है, दोनों को गोल अचीव करना है लेकिन सब इसका गोल क्या सेट है, इसको ए को सेल्स बढ़ानी है और बी को प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक है, इनका गोल है, इनका एक सेम गोल क्या है कि इनको गोल अचीव करना है लेकिन इनका गोल क्या सेट है, इसको ए को सेल्स बढ़ानी है और बी को प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो क्या इनका सेम रिजल्ट क्या आएगा, दोनों के गोल अचीव हो जाएंगे, ये सेम रिजल्ट। और लेकिन दोनों के गोल अलग अलग है सेट की हो, इसको सेल्स है और इसका प्रोडक्शन है। तो गोल अचीव होना यानी सेम डायरेक्शन, और गोल क्या हुए हैं वो डिफरेंट गोल है, दोनों के रिजल्ट अलग है। इसके रिजल्ट में सेल्स आया, इसके रिजल्ट में प्रोडक्शन आया। ओके, ठीक है। बट इट इज यूज इज वेराइंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। तो ये वही बोल रहा है कि मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने ए और बी का एग्जांपल दी थी, दोनों का जो फाइनल जो रिजल्ट है, फर्स्ट तो एक है सेम डायरेक्शन यानी गोल अचीव हो गया दोनों का, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, वेरेंगे, उसका सेल्स मिला है, उसको प्रोडक्शन मिला है। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट। अब एक सिचुएशन उन दोनों की भी अलग थी क्योंकि उनके गोल अलग थे सेट की हुए, तो उनकी सिचुएशन भी अलग थी। और पर्सन टू पर्सन मतलब एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्टूडेंट है जिसको टॉप करना है, जिसको 95 99 लाना है, उसकी सिचुएशन अलग है। एक दूसरा स्टूडेंट है उसको जस्ट पास होना है, तो उसकी भी सिचुएशन अलग है लेकिन दोनों का गोल क्या है, पास तो दोनों को ही होना है। चाहे उसको पासिंग मार्क्स पे पास होना है और उसको टॉप करना है, लेकिन पास तो दोनों को होना ही नहीं, दोनों का गोल सेम है लेकिन जो रिजल्ट है वो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ब्रीफ, मैनेजमेंट सेट्स द strategic goals in accordance with the mission of the organization and make the decision on how the overall organization will operate। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दी, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट होता है, डिफरेंट उनकी थिंकिंग होती है, उनका सब कुछ अपना जो जो टाइप का बिजनेस है उसी टाइप का उनका विजन भी होगा, मिशन भी होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी स्ट्रेटेजीज होगी और उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लेंगे। उनकी ओवरऑल जो एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑपरेट करते हैं, वो सब अपने बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग ही करते हैं। आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज हार्मोनाइज ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ business organizations such as planning, organizing, staffing, coordinating and controlling, which are termed as a function of management। तो जो मैनेजमेंट है ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करता है, हार्मोनाइज करता है और फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कैसे। अभी जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ, एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस है, उसमें जो पर्सन को जॉब अलॉट करते हैं, जो उनकी पोजीशन देते हैं, वो उनके नॉलेज, टैलेंट और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उनको पोजीशन देते हैं। तो जब ये ऐसे डिवाइड करते हैं पर्सन को उनके क्वालिफिकेशन टैलेंट के हिसाब से, तो ये क्या चीज़ है, ये एक प्रिंसिपल भी है, डिवीजन ऑफ वर्क, ये एक प्रिंसिपल है। और ये किस में आता है, एक स्टाफिंग भी आ जाता है, ये एक फंक्शन हो जाता है, ये एक फंक्शन भी है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी है और ये
जो ये डिवाइड करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। While achieving goal of an individual or an organization, it is always important to use different system or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as a principle. It provides guideline to manager to conduct all organizational activities on specific days. It helps the manager to take effective decision and achieve organizational goal. इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंडिविजुअल है, उसको हमेशा अपनी टेक्निक को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए, थोड़ा चेंज करना चाहिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक या सिस्टम को यूज करना चाहिए अपना गोल अचीव करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सपोज एग्जाम्पल ले लिए, हम एक ही टेक्निक बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारा डिजायरेबल गोल मिल ही नहीं रहा, डिजायरेबल रिजल्ट ही नहीं आ रहा हमारे, तो हमें उसी पे कंटिन्यू करना नहीं चाहिए, उसको हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे और बेटर रिजल्ट के लिए। हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की टेक्निक्स और सिस्टम को यूज़ करना चाहिए, ताकि हमें देखना चाहिए कि इससे हमें हमारा डिजायरेबल गोल तो मिल रहा है, लेकिन क्या इसे यूज़ करने से और अच्छा बेटर रिजल्ट आ रहा है क्या। इसलिए ये सब यूज़ करना बहुत ज़रूरी भी है और बेटर भी है। और ये मैनेजर जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजर को गाइडलाइन देते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए, ताकि वो अपना काम इफेक्टिवली कर सके और डिसीजन भी अच्छे से ले सके और अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके। Principle is defined as a fundamental truth, a proposition that serves as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. तो ये वही है कि मतलब ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है। फंडामेंटल ट्रूथ क्यों है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, प्लस एवरीवेयर एप्लीकेबल है, तो इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ये ट्रूथ है जो है। और ये फाउंडेशन होती है, एक बेस होता है हमारे बिहेवियर को करने के लिए, क्योंकि हमें गाइडलाइन देती है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, हमें सबऑर्डिनेट के साथ में जो मैनेजर किस तरह से रिलेशंस रख रहा है, हारमोनियस है या नहीं है, किस तरह से उसे अपने डिसीजन लेने हैं, किस तरह से उसे अपने अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो किस तरह से रीजन को जस्टिफाई करना है, सब कुछ हमें सब बताता है। In simple word, techniques or system which gives one directional result are called as a principles. मतलब इस सिंपल वर्ड में क्या है, टेक्निक्स और सिस्टम जो हमें एक वन डायरेक्शनल रिजल्ट देता है वो प्रिंसिपल होते हैं। कैसे, अब सबको गोल अचीव करना है, सबके गोल अचीव कर रहे हैं, तो एक सिंपल सेम डायरेक्शन में रिजल्ट दे रहा है, लेकिन जो सबने जो रिजल्ट जो गोल सेट करके रखे वो गोल भले ही अलग हो गए, लेकिन एक कॉमन कॉमन जो सेम गोल है वो है गोल अचीव करना जो उन्होंने सेट करके रखा है। दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया कि ये यूनिवर्सल है और एप्लीकेबल है एवरीवेयर। ड्यू टू बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजर्स नीड not to work on trial on error basics. For example, in cricket or in any other game, total play is designed and divided between the players according to their qualities and capabilities. In terms of management, it is called as division of work, which is one of the principle of management. मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी ऊपर की एक जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स को उनके काम अलोटेड किए जाते हैं, उनकी पोजीशन दी जाती है उनकी क्वालिफिकेशन, टैलेंट और स्किल और नॉलेज के बेस पर, तो वो डिवीजन ऑफ वर्क होता है। इसमें भी ऐसा क्रिकेट का बताया है कि जिसमें कि अभी कोई बैट्समैन है तो उसको वो बैटिंग ही करेगा, वो बॉलिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको स्पेशली उसको नॉलेज और उसकी स्किल बैटिंग में है, बॉलिंग में नहीं। अगर वो बॉलिंग करेगा तो फिर क्या होगा, सब मैच हो जाएगा। इसलिए जो डिवीजन वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक प्रिंसिपल भी है मैनेजमेंट का। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और कल हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।